तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइकम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 का चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठनों के लेखांकन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसमें संगठन एक वर्ड आया है, तो सबसे पहले संगठन समझें, है ना। फिर संगठन के कितने टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे, क्योंकि संगठन में भी कौन सा संगठन है, ये गैर लाभकारी संगठन। तो इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई तरह के भी होते होंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल मेड बाय पीपल। यानी एक ग्रुप हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्रुप है व्यक्तियों का जो किसी स्पेशल पर्पस से, स्पेशल यानी विशेष उद्देश्य से संगठित किया गया। तो हम कहेंगे कि एक ग्रुप विच मेड बाय पीपल फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द पर्टिकुलर एम। किसी विशेष एम को, लक्ष्य को करने के लिए बनाया गया समूह, आदमियों द्वारा बनाया गया समूह क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। डिफिनेशन उसका समझेंगे। डिफिनेशन कि ए ग्रुप विच मेड बाय पीपल फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द पर्टिकुलर एम दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यक्तियों का, यानी विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा बनाया गया या लोगों द्वारा बनाया गया समूह क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो संगठन का विशेष उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो विशेष उद्देश्य जो हो सकता है व्यापार करना, विशेष उद्देश्य हो सकता है लाभ कमाना, विशेष उद्देश्य हो सकता है समाज का सेवा करना, क्लब इत्यादि का निर्माण करना हो सकता है। तो इसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन जो है दो तरह के होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कंसर्न भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंसर्न यानी ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न के नाम से भी जानते हैं और इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो कंसर्न कितने तरीके का होता है ये हम लोग पहले समझ लें, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कंसर्न का मतलब, कंसर्न मतलब होता है संस्था, कंसर्न का मतलब होता है संस्थाएं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये कितने तरह की। तो संस्थाएं हमारा दो तरह के हैं। पहला एक तो होता है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न। दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का हिंदी होता है व्यापारिक संस्थान, व्यापारिक। नॉन ट्रेडिंग का हिंदी होता है गैर व्यापारिक, गैर व्यापारिक संस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग कुछ देर पहले ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक विशेष उद्देश्य से, तो विशेष उद्देश्य से बनाया गया वो संगठन होता है। तो संगठन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उनके व्यू को कंसीडर करते हुए दो भाग में बांटा गया। पहला है कि एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है, दूसरा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न किसको कहते हैं, तो ट्रेडिंग कंसर्न अर्थात व्यापारिक संस्थाएं, वैसी संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, वैसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। टू अर्न द प्रॉफिट, अर्न द प्रॉफिट। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना।
इसका लाभ कमाना नहीं होता। अर्थात ट्रेडिंग कंसर्न वह कंसर्न है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब लाभ कमाने के लिए हम लोग कौन कौन से क्रियाएं कर सकते हैं, तो उनके बारे में व्यवसायिक क्रिया करते हैं। व्यवसायिक क्रियाएं बहुत सारी होती है, उन सब क्रियाओं से हम लोग लाभ कमा सकते हैं। तो उन तरह के जो कंसर्न होंगे उनको हम ट्रेडिंग कंसर्न कहेंगे, और बाकी ट्रेडिंग कंसर्न जो नहीं होंगे उन सब कंसर्न को क्या कहेंगे, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अर्थात इस तरह कहा जाए कि वैसे संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उन संस्थाओं को हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। तो सवाल आता है कि ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्यों बनाते हैं, जब इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है तो उसको हम लोग बनाते क्यों है, इस तरह के संगठन, इस तरह के संस्था क्यों तैयार। तो ऊपर ही कहा गया है कि कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया होता है संगठन या फिर संस्था। तो इनका भी कोई विशेष उद्देश्य होगा। तो इनका जो विशेष उद्देश्य होता है टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द सोसाइटी और अदर पर्सन, सोसाइटी और अदर पर्सन, यानी समाज की सेवा करना या दूसरे व्यक्तियों का सेवा करना। अर्थात वैसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना, परोपकार करना इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं, गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। अब इनमें बिजनेस एक्टिविटीज आ जाए तो ट्रेडिंग कंसर्न होंगे, इनमें बिजनेस एक्टिविटीज करें। और इसमें क्या होगा, इसमें बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होगा, केवल सर्व द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में तरह तरह के सर्विसेज, 10 लाख का क्लब का सर्विस देने यानी सेवा करना, क्लब खोल के या फिर लाइब्रेरी खोल के या अनाथालय, इसका सब्जेक्टिव ये हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि कंसर्न दो तरह के होते हैं, यानी ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग। अब हम लोग बात करेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ नहीं कमाना, अर्थात ये भी गैर लाभकारी संगठन कहला सकते हैं। तो हम लोग गैर लाभकारी संगठन अर्थात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, ये समझिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which organization set up for the purpose of render the service to society that is called not for profit organization। वैसी संस्थाएं जिनका गठन समाज की सेवा करने के लिए, परोपकार इत्यादि करने के लिए की गई होती है, उन्हें हम अलाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैसे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि करना होता है, उन्हें हम अलाभकारी संगठन अथवा गैर लाभकारी संगठन अथवा गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। जैसे क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, लाइब्रेरी इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अर्थात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है। अब इतना तो हमें मालूम चल गया है कि संगठन किसे कहते हैं, अलाभकारी संगठन किसे। क्लियर है कि पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये है कि अलाभकारी संगठन अर्थात गैर लाभकारी संगठन, इसी का नाम 3 नाम से हम लोग बुला सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो दिया ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी, गैर लाभकारी संगठन, ये तो आपको इसमें दिया है। दूसरा इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
और लाभकारी संगठन। तीसरा इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। गैर व्यापारिक संगठन, गैर व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठन यह है, यानी एक ये संस्था है जिनको हम 3 नाम से जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संगठन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक। अब ये संगठन जो है हम पहले बता चुके हैं कि किसे करते हैं, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या ये भी संगठन जो है, ये भी संस्था जो है अपना हिसाब किताब रखने के लिए कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। कोई भी संगठन हो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो या फिर लाभ नहीं कमाना हो, उन दोनों तरह के जो संस्थाएं होती हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, यानी खाते बनाते हैं, खाते रखते हैं, है ना। तो ये अपने खाते रखने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो संगठन है अपने कौन कौन से अकाउंट को बनाने के लिए, अपने अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, अपना खाता रखने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से खाता बनाते हैं हिसाब किताब रखने के लिए, उस पर डिस्कस करें। तो इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं उनका जो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें मुख्य रूप से जो खाते तैयार करने पड़ते हैं उनमें से पहला है रिसीट एंड पेमेंट है। पहला जो खाता है वो रिसीट एंड पेमेंट है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका जब हम लोग करते हैं तो उसमें फर्स्ट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसी का दूसरा हिंदी में एक और नाम कहा जाता है आगम शोधन, आगम शोधन खाता, आगम शोधन खाता, ठीक है। हिंदी में इसके 2 नाम है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आगम शोधन। कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल, प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है विथ सोर्स द कैश ट्रांजैक्शन, रिस्टोर द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन। जो भी नगद लेन देन होते हैं अर्थात नगद लेन देन अथवा बैंक लेन देन जो भी होते हैं उनका ये समरी दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना कैश है और कितना कैश नहीं है, मतलब कितना कैश आया है और कितना कैश पेमेंट किया गया है, तो उसे हम ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट विच शोज the summary of cash transaction or bank transaction relating to a particular period of any संस्था। किसी संस्था के विशेष या खास अवधियों में जितनी कैश ट्रांजैक्शन हुई होती है या बैंक ट्रांजैक्शन हुई होती है, कैश में लेन देन या बैंक में जो लेन देन हुआ है उसका समरी प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने वाला खाता है। इसको हम लोग वास्तविक खाता के नाम वास्तविक खाता भी कहते हैं, ठीक है। यह एक वास्तविक खाता होता है, ठीक है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता हम लोग को ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, लेकिन एक पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो, पार्टिकुलर पीरियड का मतलब कहा जाए तो किसी खास वर्ष से अकाउंटिंग ईयर में जितने अमाउंट कैश में रिसीव हुए हैं, जितने ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं, उन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इसमें, चाहे वे किस नेचर का हो,
रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, इससे कोई फर्क इस खाते में नहीं पड़ता है। अगर वो कोई भी नेचर का हो, अगर कैश में रिसीव होता है तो रिसीप्ट में लिखेंगे, पेमेंट होता है तो पेमेंट साइड में, ठीक है। तो ये बात की बात है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कितने तरह कौन कौन से यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, लेखांकन व्यवहार करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट जो मेंटेन करता है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हिंदी में आय व्यय खाता, आय व्यय, आय एवं व्यय खाता भी कहा जाता है, आय व्यय खाता। तीसरा जो हम लोग बनाते हैं मेंटेन करने के लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तीसरा बैलेंस शीट बना। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बना। बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। तो एक बार फिर से हम लोग ऊपर से आते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी लेखांकन व्यवहार जो है करने के लिए ये तीन तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब ये पहला जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको ठीक से हम लोग समझेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज a real account that shows the summary of cash transaction or bank transaction relating to a particular period of any organization or institution or concern। किसी संस्था के खास अवधियों के लिए निश्चित अवधियों में, निश्चित अवधियों से संबंधित या निश्चित अवधियों में जितने कैश ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, कैश लेन देन होते हैं, नगद लेन देन अथवा बैंक से जो लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देनों का सारांश दिखाने वाला खाता है। यह वास्तविक खाता है। कौन खाता है? वास्तविक। और इस खाते को बनाने से हमें क्या पता चलता है? तो इस खाते को बनाने से हमारा पता चलता है बैलेंस का। बैलेंस मतलब शेष का, कितना कैश बैलेंस है या फिर कितना कैश बैंक बैलेंस है, इसका पता। ये जो खाता होता है ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस से स्टार्ट होकर क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस पर समाप्त होता है। यानी सबसे पहले इस खाते को बनाने के लिए जब फॉर्मेट पढ़ेंगे, फॉर्मेट में एक तरफ रिसीप्ट होगा और एक तरफ पेमेंट होगा। रिसीप्ट साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक लिखेंगे, ठीक है। दोनों कभी कभार दोनों दिया जाता है, कभी एक ही दिया जाता है। दोनों के कंडीशन में दोनों लिखेंगे, एक के कंडीशन में एक लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। और रिसीप्ट साइड में जितना रिसीप्ट हुआ हो उसको लिख लेंगे, और पेमेंट साइड में जितना पेमेंट हुआ हो उस सबको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर उसके बाद रिसीप्ट साइड मेरा ज्यादा होगा और पेमेंट साइड कम होगा, और उधर हमारा निकल जाएगा कि अभी हमारे पास कैश कितना बचा है, कैश बैलेंस कितना है या फिर बैंक बैलेंस कितना है। इस अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस होता है कैश बैलेंस को जानना कि कितना कैश आए और कितना कैश गया, अभी हमारे पास कितना कैश है। इसी के लिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना चाहिए। तो कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी लेन देन होते रहता है। इसके पास भी पैसा कहीं कहीं से आता है और कहीं कहीं इसको भी यूज किया जाता है। क्योंकि सर्विस देना है तो कोई भी सर्विस फ्री में तो किसी को नहीं दिया जा सकता, सर्विस के चार्जेस लगते हैं। तो उन सर्विसेज को देने के लिए जिन आइटम के लिए पेमेंट करना होता है, पेमेंट भी करना होता है। और रिसीव एक आदमी कितना पैसा अकेला खर्च कर सकता है वो उसका लिमिटेड सोर्स होते हैं, लेकिन कई तरह से जब आता है, कई जगहों से आता है, कई सोर्स से जब हमें मिलता है तो हमारे पास ये खर्च करने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ता। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ इनकम के सोर्सेज है और कुछ यूजेज भी है इनकम का। तो यूज जहाँ होता है उसको हम लोग
यूज करते हैं, जहाँ से रिसीव करना होता है रिसीव करते हैं। तो इनमें रिसीव कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैसे कैसे आइटम्स हो सकते हैं इनकम के लिए, रिसीव के लिए। तो सब्सक्रिप्शन लिया जाता है मेंबर से, मेंबर फीस लिया जाता है, इंडोमेंट फंड आ जाता है, और ये वसीयत वगैरह लेजेसी वगैरह आ जाता है। हाँ, बहुत तरह के जो है इसके लिए भी इनकम है। स्पेशल डोनेशन आ जाते हैं, डोनेशन भी आ जाते हैं। तो तरह तरह के इसके लिए भी इनकम के सोर्सेज है, और पेमेंट के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें पेमेंट किया जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे, जब उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको और डिटेल्स में कौन कौन से आइटम्स इसमें आते हैं इसमें बता दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब है आय व्यय खाता। अब क्या है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट which recorded all revenue items relating to a particular date or period. It has in which not recorded कौन चीज, कैपिटल लेजर आइटम। कैपिटल लेजर के आइटम्स को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसमें केवल रिकॉर्ड किया जाता है रेवेन्यू मेजर्स के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी रेवेन्यू इनकम हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो उसे ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अकाउंट। ये अकाउंट बनाने के जो मेन पर्पस होते हैं, क्योंकि किसी के पास इनकम मतलब प्रत्येक वर्ष का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो जानने के लिए इन अकाउंट्स को बनाते हैं। हर एवरी ईयर में जो इनकम हुआ है और जो एक्सपेंस हुआ है, एक्चुअली में कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि किसी डेट से रिलेटेड किसी ईयर का बैलेंस रह जाता है, यानी रिसीव करना है किसी से, किस ही रिसीव करना है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, सब्सक्रिप्शन ही रिसीव करना है, वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन इसमें जो बाकी है उस बाकी को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है अगर वो रेवेन्यू मेजर्स का है तो, क्योंकि इसको बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमारा एक पार्टिकुलर ईयर से रिलेटेड कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, हमारे पास कमी हुआ कि सरप्लस हुआ, यानी आय से ज्यादा व्यय हुआ या फिर व्यय से ज्यादा आय हुआ। आय पर व्यय की अधिकता को हम लोग आय पर व्यय की अधिकता को डेफिसिट या कमी कहते हैं, जबकि व्यय पर आय की अधिकता को हम लोग सरप्लस अथवा बचत करते हैं। क्या करते हैं, सरप्लस या बचत करते हैं। तो इसी सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए हम लोग इस अकाउंट को बनाते हैं, यानी इस तरह के जितने भी संस्था हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं फॉर द calculating a party for the calculating के सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए ही क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। मेन पर्पस इसका सरप्लस को ही जानना होता है, डेफिसिट को ही जानना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नॉन ट्रेडिंग बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो वो अपने लायबिलिटीज को और एसेट्स को रिकॉर्ड करता है। लायबिलिटीज और एसेट्स का जो समरी दिखाने वाला स्टेटमेंट होता है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। इसमें हमेशा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल। क्लियर, या फिर रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू मेजर का इनकम होता है या एक्सपेंडिचर। और एक समझे हम लोग, एक और वर्ड आया था जिसका नाम था कैपिटल नेचर के, कैपिटल नेचर का इनकम और एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग
बारीकी से एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि हमें बाद में इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने चले तो। इसलिए ये जरूरी है छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कस करना। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट अब हम लोग के सामने है रेवेन्यू नेचर। क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, ये इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, ये दोनों को हम अलग अलग लिखें तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक हो गया हमारा इनकम और एक हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब होता है आय और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। अब ये आय और व्यय जो है दो तरह के होते हैं, आय भी दो तरह के और व्यय भी दो तरह के। पहला जो होता है ये रेवेन्यू नेचर का, एक होता है जो रेवेन्यू नेचर का और दूसरा जो होता है वो कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर, कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम क्या होता है? कैपिटल नेचर के इनकम हो सकते हैं और रेवेन्यू नेचर के इनकम हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा एक्सपेंडिचर भी दो तरह का हो सकता है। पहला एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका तो कोई जरूरी नहीं है। दो तरह के इनकम भी होते हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। अब देखना ये है कि रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में फर्क क्या है। तो रेवेन्यू इनकम उस इनकम को कहते हैं जिसका नेचर जो है वो रिक्यूरिंग नेचर, का नेचर रिक्यूरिंग होता है, उसकी प्रकृति आवर्ती होती है, यानी आवर्ती प्रकृति की होती है। इसका नेचर क्या होता है? रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब बार बार आने वाला, यानी रिक्यूरिंग का मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है बार बार आने वाला। क्या होता है? बार बार आने वाली या आने वाले प्रकृति, बार बार आने वाले प्रकृति के आइटम जो भी होंगे, बार बार आने वाले प्रकृति के जो आइटम होंगे उन्हें हम रेवेन्यू इनकम कहें। क्योंकि आने वाले जो भी हमें रिसीव हो रहा होता है, जो हमारे लिए आ रहा होता है, इनकम होता है, वो इनकम अगर बार बार आने वाले इनकम है तो वो क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू इनकम। और जो नॉन रिक्यूरिंग के इनकम हो, नॉन रिक्यूरिंग यानी गैर आवर्ती, गैर आवर्ती, इसको हिंदी में एक और अनावर्ती भी कहते हैं। अनावर्ती, गैर आवर्ती का मतलब हो गया जो बार बार नहीं आने की प्रकृति है। लिख देते हैं यहाँ, बार बार नहीं आने की प्रकृति, आने की प्रकृति के होते हैं। यानी कैपिटल इनकम नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है, गैर आवर्ती प्रकृति का होता है। जो गैर आवर्ती का मतलब होता है बार बार नहीं आने, और इस रिक्यूरिंग नेचर का मतलब होता है बार बार आने। फॉर एग्जाम्पल
हम लोग सब्सक्रिप्शन का बात करेंगे। तो इस तरह के जो संस्था होता है उसमें सब्सक्रिप्शन भी होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो चंदा होगा वो हम दे या कोई और आदमी भी दे सकता है, बहुत सारे आदमी भी दे सकता है, इनको बार बार आने वाला इनकम है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी आदमी चंदा दे सकता है। तो हम कभी दिए, फिर उसके बाद में कोई और दे दिया, कभी तीसरा आदमी दे दिया, चौथा आदमी दे दिया। तो इस तरह से ये जो सब्सक्रिप्शन है उनके लिए बार बार आने वाले प्रकृति के इनकम है, इसलिए इन्हें हम रेवेन्यू इनकम कहते हैं। और रेवेन्यू इनकम को कहाँ पर दिखाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। अगर ये आउटस्टैंडिंग होते हैं तो हमारे लिए इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो क्या कहलाएगा? एसेट में बदल जाएगा। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको हम एसेट साइड में बैलेंस शीट लिखेंगे। ठीक है, किसी वर्ष का सब्सक्रिप्शन दाई कर आउटस्टैंडिंग है, मिलना था बट मिला नहीं है, तो वो हमारा एसेट हो जाता है और उसे हम ट्रीटमेंट करते हैं एज एसेट, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। कैपिटल नेचर के जितने भी इनकम होते हैं, जैसे लेजेसी, कोई आदमी बार बार लेजेसी यानी वसीयत नहीं लिख सकता। चंदा है तो एक ही आदमी 10 बार दे सकता है, लेकिन लेजेसी यानी वसीयत एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में एक ही वसीयत बना सकता है, एक ही वसीयत दे सकता है किसी। ठीक है, तो लेजेसी हो गया। दूसरा, स्पेशल पर्पस के लिए जो भी डोनेशन है, बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई डोनेशन दे देता तो वो विशेष उद्देश्य के लिए यानी बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाने के लिए ही डोनेशन दे। स्पेशल पर्पस के जितने भी डोनेशन होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के। ठीक है, कोई व्यक्ति आया और कहा कि हाँ भाई क्या चीज की कमी है यहाँ पे इस संस्था में, तो बताया कि सर एक बिल्डिंग नहीं है, छोटा सा एक बिल्डिंग हो जाता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने का क्लासरूम बना दिया जाता है, यानी उसको उस रूम में बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो अनाथालय भी इस तरह के संस्था होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अनाथालय में कोई व्यक्ति जाता है, पूछता है कि क्या चीज की कमी है, तो वहां से जो भी वार्डन वगैरह होता है वो बताता है कि यहाँ बिल्डिंग का कमी है, जहाँ पर बच्चे पढ़ सकते थे वो चीज नहीं है, पढ़ने के लिए एक स्पेशल रूम नहीं है। तो वो आदमी कुछ रुपया जो है यानी एक बिल्डिंग बनाने के लिए उससे दान में दे देता, कहता है कि ये पैसा रखो और इससे बिल्डिंग बना। तो उस तरह के जो बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशल पर्पस का यानी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन जो वो दे रहा है वो क्या कहलाएगा? नॉन रिकरिंग नेचर के पर्पस, नॉन रिकरिंग नेचर के इनकम होंगे। और उन नॉन रिकरिंग नेचर के इनकम को हम लोग कैपिटल इनकम का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। अच्छा, स्पेशल डोनेशन का मतलब हो गया। अब जो है यहाँ पर रेवेन्यू इनकम में रेंट देखिए, रेंट जो क्लब अगर कोई ऐसा संस्था है यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो क्लब खोला हुआ है, क्लब बनाया हुआ है, क्लब का वो सेटिंग किया है, बैठाया है, स्थापना किया है, तो उस क्लब में बिल्डिंग बना हुआ है जहाँ पर खिलाड़ी लोग प्लेयर्स लोग आते हैं, तो उसमें रूम बुकिंग करते हैं। उस क्लब में, स्पोर्ट्स क्लब में जो है रूम का किराया इनकम माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ी लोग आते हैं तो उसका कुछ लोग इनकम मानते हैं, नहीं उससे रेंट वसूल करते हैं, जितना दिन वो रहते हैं उतना दिन। तो रेंट जो है एक खिलाड़ी आया और गया वहां से, तब तक दूसरा खिलाड़ी आ गया, तो वो बार बार आने का रेंट जो है बार बार आने का नेचर आता है, इसलिए उसे रेवेन्यू इनकम है। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको इसमें डाउट है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल सीधा सिंपल वे में समझेंगे कि जो रिकरिंग नेचर का होगा वो हमारा रेवेन्यू इनकम कहलाएगा, और जो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, कभी कभार आने वाली प्रकृति का होगा, यानी बार बार नहीं आने वाली प्रकृति की होगी, उसे हम कैपिटल इनकम कहेंगे। उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी अगर कोई पेमेंट हम कर रहे हैं, वो पेमेंट
बार बार आने वाला हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ऑफिस बनाए हुए हैं, उस ऑफिस का जो बिल्डिंग है वो रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस होता है, अगर वो ऑफिस रूम जो है वो रेंट पर लिया गया हो या लीज पर लिया गया हो, तो लीज या रेंट, लीज तो खैर वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो एसेट माना जाता है लीज, लेकिन ये रेंट जो है बार बार देना पड़ता है, हर एक मंथ में देना पड़ता है। तो रेंट मिलता भी और रेंट देते भी। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम पेमेंट करते हैं स्टेशनरी का भी पेमेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमेशा पेमेंट करना पड़ता है, हर मंथ पेमेंट करना। तो उस तरह के यानी रिक्यूरिंग नेचर के जो भी होंगे, सेम वही चीज हो जाएगा। रिक्यूरिंग नेचर के जो भी पेमेंट होगा, उस पेमेंट को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिक्यूरिंग नेचर का जो भी पेमेंट होगा उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। और नॉन रिक्यूरिंग नेचर का जो भी पेमेंट होगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे आप लोग देखते रहिएगा कि क्लब जो होता है, क्लब में टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई खर्चा करते हैं तो वो टूर्नामेंट फंड से जमता है। या फिर कोई फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फर्नीचर का यूजेस होता है, तो अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो फर्नीचर के लिए बार बार पेमेंट नहीं करना होता, ठीक है। फर्नीचर एक बार खरीदा और वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका यूज होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उसको हम नॉन रिक्यूरिंग नेचर के पेमेंट करते हैं। उस तरह के पेमेंट को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं वो हमारा एसेट होता है। जस्ट लाइक इसमें हो गया आपका रिक्यूरिंग नेचर का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जो चार्ज होता है वो, और सारे भी हैं, बहुत सारे होते हैं। कैपिटल नेचर में फर्नीचर का हम लोग परचेज कर लिए, ठीक है। ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर, नॉन रिक्यूरिंग नेचर। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन रिक्यूरिंग नेचर यानी फर्नीचर का जो परचेज हम लोग करें, फर्नीचर परचेज किए उसके लिए जो पेमेंट किया वो नॉन रिक्यूरिंग, क्योंकि एक फर्नीचर अगर खरीदिए तो उस तरह के फर्नीचर को खरीदने के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वही फर्नीचर हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, यानी लंबे समय तक के लिए यूज होगा उसका। तो ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर के हो गए, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो भी हमारा एसेट बनता है तो वो लगभग क्या कहलाता है, एसेट का। तो हम यहाँ वो चीज नहीं लिख सकते, इनके लायबिलिटी भी कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में वो एसेट्स हैं। अब हम लोग ये समझ गए। अब एसेट्स का बात करें तो एसेट्स सब कोई जानता है, ठीक है। तो कंपनी वो पेमेंट करता है किसी चीज के लिए जिसका ऑनरशिप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन या कंसर्न के हाथ में ऑनरशिप होता है, और वो उस थिंग्स का, उस वस्तु का, उस गुड्स का यूज अगर संगठन में फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए करता है तो वो उसकी संपत्ति कहलाती है। लायबिलिटीज जो हमें दूसरे को पेमेंट करना होता है, लायबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन होता है ऑन कंसर्न या इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्लिगेशन ऑन एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन होते हैं, ये भार होते हैं which have to be paid in future after some time, भविष्य में कुछ समय बाद इसे पेमेंट करना होता है। उस तरह के जो भी आइटम्स होते हैं उन्हें लायबिलिटीज माना जाता है, वो लायबिलिटीज मानकर उसका ट्रीटमेंट लायबिलिटीज की तरह किया जाता है, अर्थात उसे रिकॉर्ड करना होता है। तो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। अब है कि इसका फॉर्मेट, जो अभी हम लोग बात किए थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए वे लोग 3 तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिनमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये सारी चीजें क्लियर है आप लोग को? अगर क्लियर ना हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके या बैक करके देखिएगा। अच्छा ये होगा कि आप लोग अपने नोटबुक में इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पढ़िएगा। बार बार पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। फॉर्मेट को भी पढ़ना है तो फॉर्मेट लंबा भी हो सकता है, तो लंबा नहीं, हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट किसका है? तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का हो, जिस क्लब का हो, उस क्लब का नाम लिखेंगे। अब किस ईयर के लिए बनाया जा रहा है? फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस ईयर को ये बनाया जा रहा है, इस ईयर के समाप्त होने वाले डेट को ये बनाया जाता है। और उससे रिलेटेड जितने भी रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं उसको इसमें रिकॉर्ड किया। और रिसीप्ट एंड पेमेंट वो भी कैश रिसीप्ट हो और कैश पेमेंट होता। फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, जो भी ईयर होंगे वो। ठीक है, फॉर्मेट लिख लेंगे। इसमें 4 कॉलम्स होता है। पहले कॉलम में लिखते हैं रिसीप्ट, दूसरे कॉलम में अमाउंट, तीसरे कॉलम में पेमेंट और फोर्थ कॉलम में यानी चौथा कॉलम में अमाउंट। ये अमाउंट का सिंबल डाले हैं यहाँ, ये अमाउंट का सिंबल यानी रुपीज ना, इंडिया में रुपीज का सिंबल जो सबसे पहले बोले हैं उस टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस से स्टार्टिंग। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस बीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी। या तो आप यहाँ बैलेंस बीडी लिखिए या फिर ओपनिंग बैलेंस लिखिए। ओपनिंग बैलेंस में लिखिएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अगर दोनों हो तब एक है तो लिखेंगे एक ही, दोनों है तो दोनों लिखेंगे कैश इन हैंड। एक है तो सीधे बैलेंस बीडी लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैश या बैंक के लिए ही होता है, तो कैश या बैंक का ही ओपनिंग बैलेंस होगा जिसको बैलेंस बीडी लिखा गया। अगर एक होगा तो सीधे बैलेंस बीडी लिखकर यहाँ अमाउंट लिखेंगे। दो होगा तो इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखेंगे। और जितने भी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का, ये मायने इसमें नहीं रखता है, या फिर इस ईयर का हो या फिर किसी अगले ईयर का हो, या रिलेटिंग टू करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर और करेंट नेक्स्ट ईयर, ये मायने नहीं रखता। किसी भी ईयर का अगर रिसिप्ट होता है तो उसे हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और रिसिप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कैश रिसिप्ट, इन कैश, यहाँ लिख देते हैं इन कैश। तो कैश में रिसिप्ट उसी को केवल लिखा जाएगा। तो कुछ रिसिप्ट होने वाला आइटम होता है जो बाकी लग जाता है, तो उसके इसमें नहीं लिखते। इधर लिखते हैं बाई ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट, जिन जिन चीजों के लिए पेमेंट किए हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों या फिर रेवेन्यू नेचर के हैं, उन सब पेमेंट्स को इधर पेमेंट साइड में लिख देते हैं। जो इन कैश यानी कैश में पेमेंट किया गया हो, मीन्स बैंक थ्रू या फिर कैश में पेमेंट किया गया, उसको यहाँ लिखेंगे। तो इधर वाला ज्यादा होगा और इधर वाला कम होगा, यानी रिसिप्ट ज्यादा और पेमेंट कम होगा। तो इधर ही बैलेंस आएंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस सीडी लिखेंगे, क्योंकि लास्ट डेट पर जो बैलेंस आता है उसको हम सीडी लिखते हैं, बैलेंस सीडी। क्यों लिखते हैं सीडी? बीडी का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, जो पिछले साल हमारा बैलेंस बचा था उसको इस साल में लाया गया है। और यहाँ जो इस साल
बैलेंस बचेगा उसको हमें अगले साल में ले जाना है, इसलिए इसको लिखते हैं कैरेट फॉरवर्ड का ये होता है शॉर्टकट सीडी। ठीक है, तो सीडी में अगर एक ही आइटम हो तो सीधे यहाँ अमाउंट डाल लेंगे, या फिर दो हो तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड ऑलरेडी पहले से अगर दिया होगा, कोई एक ही नहीं दिया होगा, या तो कैश एट बैंक दे दिया होगा या फिर कैश इन हैंड दे दिया होगा, कोई एक नहीं दिया होगा। तो जो नहीं दिया होगा उसको हम निकाल लेंगे। हम मानते हैं कि कैश इन हैंड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, कैश एट बैंक सॉरी कैश इन हैंड दे दिया होगा और कैश एट बैंक नहीं दिया होगा, तो ये निकाल लेंगे, यही निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से ये निकल जाएगा। ये तो ऑलरेडी पैसे दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकलेगा? तो इस साइड का ये ज्यादा होगा, इसको हम टोटल कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो ज्यादा अमाउंट है इसको हम यहाँ पर टोटल करके वही अमाउंट यहाँ लिख दिया। इन अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट को माइनस कर लेंगे तो हमारा कैश एट बैंक निकल जाएगा। ठीक है, यही निकालना होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आप लोग जितने भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करिएगा। हम कल डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर और फिर बैलेंस शीट पर। तब तक के लिए बाय।